before discussion of DMA controller and after discussion of data transfer mode and in various mode of data transfer, we discuss about the direct memory access. We just discuss about the mechanism through which the DMA session is initiated. So most of the students have already have a concept that what actually direct memory access क्या है, अगर किसी से पूछा जाए तो बता सकते हैं, because in data transfer scheme we already have a concept in DMA data transfer what actually mode of data transfer occur inside the computer system. तो अभय विशाल बताइए तो what do you mean by direct memory access? On your video, unmute yourself. If there is no network issue, just unmute yourself and on your video. Swati Kumari. If you have to define direct memory access, how you can define it? Direct memory access तो रहती इंटेल रजिस्टर होल्ड और 3031 में ऐसे आता है, बट इसको हम लोग डीएमए का फीचर कंप्यूटर अलाउ हार्ड डिस्क में होता है और इसका मेन मेमोरी सिस्टम रैंडम एक्सेस के लिए किया जाता है और इंडिपेंडेंट सेंटर मतलब कि सीपीयू के लिए होता है। इसका मतलब है कि डीएमए इज द पर्टिकुलर session in which CPU is freed from the processing job, यानी कि CPU जो है थोड़ी देर के लिए डेटा ट्रांसफर प्रोसेस से फ्री हो जाता है। yes, और उस दौरान डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। तो जब हम लोग डीएमए कंट्रोलर, तो हर माइक्रो प्रोसेसर में एक डीएमए कंट्रोलर काम करता है, तो 8086 में भी एक सर्टेन डीएमए कंट्रोलर वर्क किया। उस डीएमए कंट्रोलर को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज 8257। दैट डीएमए कंट्रोलर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सेशन इन द प्रोसेसर 8086। तो बिफोर डिस्कशन ऑफ डीएमए कंट्रोलर ऑफ ए स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर, वी जस्ट डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इफ यू हैव टू डिफाइन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो इट इज द data transfer, it is the mode of data transfer in which data is directly transferred in between peripheral and memory, and there is no CPU involvement during transferring of data from in between peripheral and memory. तो peripheral और memory के बीच में जब data transfer होगा तो आपका CPU का कोई भी रोल प्ले वहां पर नहीं होगा। There is no involvement of CPU. That's why यहाँ पर ये मेंशन हम लोग करते हैं कि in DMA, in direct memory access, CPU is freed during data transfer operation. Data transfer operation के दौरान CPU जो है वो फ्री रहता है, उसको किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है मूवमेंट ऑफ डेटा इन बिटवीन पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में होने के समय। तो दैट इज द डायरेक्ट मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर in absence of CPU. So you can we can mention here direct memory access is a capability. So you just mention here it is a capability. It is a capability. Capability provided by computer बस आर्किटेक्चर, कंप्यूटर बस आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ पर बस इन्वॉल्वमेंट होता है। कंप्यूटर बस आर्किटेक्चर दैट अलाउज डेटा टू बी ट्रांसफर्ड, directly from peripheral to memory, you can say, या memory to peripheral। तो in between भी आप लिख सकते हैं transfer directly from a peripheral device। peripheral में आपका इनपुट आउटपुट दोनों आ जाएगा, स्टोरेज डिवाइसेस भी होगा। तो directly from a peripheral device, ठीक है ना। तो peripheral device में आपका क्या क्या आ जाएगा, इनपुट
output, input, output, and storage device all comes under peripherals. Input, output, and storage device, peripheral device to memory. ठीक है ना? So it is a capability provided by computer bus architecture that allows data to be transferred directly from a peripheral device, that is input, output या storage, to memory. अब इसमें ये जो डायरेक्टली यूज हुआ है इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये आपका एक मेन पॉइंट यहाँ पर है कि द प्रोसेसर, इस दौरान आपका क्या होगा, द प्रोसेसर इज फ्रीड, द प्रोसेसर इज फ्रीड यानी कि फ्री रहेगा फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट, फ्री फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट with the data transfer, with the data transfer process, and thus क्या होगा, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सीपीयू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो डेटा ट्रांसफरिंग फास्टली होगा या स्लोली होगा? स्लोली मेथड में होगा सर, फास्ट होगा सर, फास्ट होगा। तो कैसे फास्ट हो जाएगा, जब सीपीयू जब ज्वाइन लेगा तब स्लो होगा, अपोजिट कैसे हो गया? एक्चुअली सीपीयू इन्वॉल्वमेंट में क्या है, डेटा एनालाइज होता है, तो यहाँ एनालाइज नहीं हो रहा है डेटा, जो भी व्हाटएवर स्टेटस ऑफ डेटा यू हैव, दैट डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन व्हेनेवर यू आर यूजिंग कॉपी पेस्ट और कट कॉपी एनीथिंग, so you are just changing the location of the particular data, you are not performing any types of processing or instruction execution job over there. So whenever you are moving the data from one location to another location, that means you are changing the location of the data, not the content को आप change नहीं कर रहे हैं, you are changing the location of the data. तो location wise changing जो है, movement of data from one location to another location वो fastly होगा if there is no any involvement of CPU, because we need CPU involvement whenever there is a need to process the data. Here there is no need to process the data, we are just changing the location of the data. Means suppose करो कि आप सेकेंडरी मेमोरी से, हार्ड डिस्क से कोई डेटा अगर आप स्टोरेज डिवाइस पेन ड्राइव में लेना चाह रहे हैं, पेन ड्राइव से कोई डेटा आप सेकेंडरी मेमोरी में लेना चाह रहे हैं, तो whatever work you are doing during transferring of data from one location to another location, that is only the changing the location of the contents, ठीक है ना? You are at the same time you can save the same data on different location. आप एक ही डेटा को एक से अधिक लोकेशन पर सेव करके रख सकते हैं, तो you are just moving the data, that means movement occur, movement of data from one location to another location, no processing or no instruction execution, processing execution is going over there. वहां पर किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है. Is it any types of processing operation is going on whenever you are moving the data from one location to another location? No sir. That's why if there is no involvement of the CPU whenever you are transferring the data from one location to another location, so it speeds up the particular computer operation. Overall जो computer operation है उसको speeds up ये कर देता है. Thus it speeds up the overall computer operation. The overall computer operation, because वहां पर CPU का अनवांटेडली इन्वॉल्वमेंट होगा. अगर आप CPU को इन्वॉल्व कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ डेटा के लिए, तो वहां अनवांटेडली होगा, क्योंकि वहां पर आप कोई प्रोसेसिंग जॉब नहीं कर रहे हैं. तो नीड नॉट टू इन्वॉल्व प्रोसेसर व्हेनेवर नो प्रोसेसिंग जॉब इज ओवर. दैट मींस मूवमेंट ऑफ डेटा कर रहे हैं, डेटा के ऊपर किसी तरह का कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं. तो एक्चुअली डीए में डेटा ट्रांसफर जो हम लोग डिस्कस किए, दैट इज को रिलेटेड विद दिस टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. बिकॉज डीए में डेटा ट्रांसफर के लिए हम लोग ये डीए में वर्ड यूज किए थे, डीए में डेटा ट्रांसफर. तो इन डेटा ट्रांसफर, डीए में डेटा ट्रांसफर में बेसिकली आपका क्या है स्ट्रेटजी? सीपीयू जो है वो अपना कंट्रोल को लीव करता है, छोड़ता है थोड़ी देर के लिए. लीव द कंट्रोल ऑफ मेमोरी बसेस एंड डीएमए कंट्रोलर टेक्स ओवर. जैसे ही डीएमए कंट्रोलर उस कंट्रोल जो लीव करता है सीपीयू, उसको वो टेकअप कर लेता है. तो डीएमए कंट्रोलर जस्ट टेक अप द पर्टिकुलर control over the memory buses or the system buses
to handle the data transfer directly between the peripheral device and the, यही चीज ना हम लोग डिस्कस किए थे। यस, तो ड्यूरिंग डीएमए, ठीक है ना, ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर, अब यहाँ डीएमए ट्रांसफर दैट मींस डेटा ट्रांसफर, तो ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर द सीपीयू leaves the control over the system buses and यहाँ पर and DMA controller क्या करेगा, takes over का मतलब कंट्रोल ले लेना, takes over the control of buses, किस पर्पस के लिए करेगा, To transfer the data one place to another. to handle the data transfer one place to another place. Directly, to handle the data transfer directly in between, you can say directly in between peripherals and memory, ठीक है ना। तो पेरिफेरल्स डिवाइस एंड मेमोरी दोनों के बीच में आपका जो है डीएमए डेटा ट्रांसफर में क्या होगा, सीपीयू अपना कंट्रोल को छोड़ेगा यानी लीव करेगा, और सिस्टम बसेस डीएमए कंट्रोलर जैसे ही सिस्टम बसेस को वो लीव करेगा कंट्रोल, तो डीएमए कंट्रोलर उसको गेन अप कर लेगा, यानी कि कंट्रोल ओवर सिस्टम बसेस को वो होल्ड कर लेगा, और जैसे ही वो होल्ड करेगा तो दैट कंट्रोल इज यूटिलाइज्ड बाय डीएमए कंट्रोलर टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट data transferring in between peripherals and memory. So whenever there is a need to direct data transferring in between peripheral and memory, DMA controller, इसके लिए हम लोग जो डायग्राम डिस्कस किए थे, we just discussed that diagram in which we discussed the generalized manner. We just discussed the diagram in generalized manner because most of the processor use the same one, and the name of the particular pin through which the DMA session is initiated is varied microprocessor to microprocessor. तो अलग अलग माइक्रोप्रोसेसर जो है वो डीएमए पिन अलग अलग यूज, जैसे इंटेल 8086 में, दीपक कुमार बताइए, दीपक कुमार, इंटेल 8086 में कौन सा पिन आपका जो है डीएमए सेशन के लिए सेशन इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिन नंबर, दीपक कुमार बताइए। 32 सर। 32 तो नहीं है, एक बार फिर से याद करिए, सोचिए, एक बार पिन डायग्राम देखिए, देखिए ये जो कंप्लीट हम लोग डीएमए डेटा ट्रांसफर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये पर्टिकुलर आपका जो है ये सीपीयू है, सपोज वी जस्ट डिस्कस इट एज ए जनरलाइज्ड फॉर्म मैनर, तो सीपीयू में भी 8086, 80386, इंटेल i3, i5, i4, i7, i9, नॉट i4, तो सीपीयू, दिस इज द सीपीयू, एंड सीपीयू में भी एनी माइक्रोप्रोसेसर लाइक i3, i5, i7, i9, 8086, 80186, 286, 386, 486, पेंटियम 1, 2, 3, कोई भी प्रोसेसर हो सकता है। तो बेसिकली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम में एक जो पिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्वेस्ट लेने के लिए, और एक पिन होता है जो रिक्वेस्ट ग्रांट करने के लिए। तो there is a pin in Intel 8086, we already discussed this pin, so there is a bus request pin and there is a bus grant pin, ठीक है ना। तो ये दो पिन होता है, बस रिक्वेस्ट पिन से कौन आपका रिक्वेस्ट देगा ये भी आपको पता है, बस ग्रांट से किसको ग्रांट सीपीयू ग्रांट करेगा, परमिशन देगा, ये भी आपको पता है कि ये जो बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट पिन है ये डीएमए कंट्रोलर से जुड़ा रहता है, जिसका हम लोग डिटेल डायग्राम देखेंगे अभी।
तो जब डीएमए कंट्रोलर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। इस माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट मिलना चाहिए कि डायरेक्ट डीएमए हमको करना है, यानी सिस्टम में अगर डीएमए ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सीपीयू को रिक्वेस्ट कोई देगा। कौन देगा? तो डीएमए कंट्रोलर देगा। डीएमए कंट्रोलर ये रिक्वेस्ट देगा। डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कौन करेगा? ये भी आपको पता है कि डिस्क कंट्रोलर रिक्वेस्ट टू द डीएमए कंट्रोलर टू इनिशिएट डीएमए ऑपरेशन, बिकॉज टू इनिशिएट डीएमए ऑपरेशन DMA controller need memory buses for movement of data in between peripheral and memory. So and the buses are under control of CPU. So for establishing DMA session or DMA operation, DMA controller needs buses. तो उस buses के लिए request करेगा. That's why it is bus request pin and bus grant pin. So in 8086 we have two different names in minimum mode and maximum mode. The name of pin is changed. In minimum mode, the name of pin is hold and HLDA. यानी कि hold is used as a bus request, HLDA is used as a bus grant. And in maximum operating mode, RQ complement GT0, RQ complement GT1. That is the name of the particular bus request and bus grant pin in maximum operating mode 8086 में. तो bus request pin अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब 3 बसेस हम लोग उस डायग्राम में देखे थे। पहला जो बाई डायरेक्शनल है, एक जो है वो आपका यूनि डायरेक्शनल है, ठीक है ना। तो डेटा बस और एड्रेस बस, बिकॉज वहां पर कोई कंट्रोल का जरूरत है नहीं, स्टिल आपका कंट्रोल जो है इनिशिएट होता है वहां पर। तो कंट्रोल के लिए क्या होता है? कंट्रोल में हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल बेसिकली 3 तरह से आपका होता है। तो उस 4 तरह से आपका कंट्रोल यूज होता है। एक रीड, जो बेसिस क्या होता है उसका, रीड और राइट। तो जो आपका कंट्रोल सिग्नल है, दिस वन इज व्हाट, ये आपका है रीड, ये आपका हो गया राइट, ये हो गया एड्रेस बस, ठीक है ना, यूनि डायरेक्शनल एड्रेस बस, एंड दिस वन इज द डेटा बस। ये जो रीड राइट है, दिस टू आर द कंट्रोल सिग्नल्स, ये आपका कंट्रोल सिग्नल्स है। इसके लिए हम लोग डिस्कस किए थे ये जो कंट्रोल सिग्नल है, ये इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट, ये आपका कंट्रोल सिग्नल्स यूज होता है। तो ये रीड और राइट इनपुट आउटपुट के लिए हो सकता है या मेमोरी के लिए हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये आपका जो है बेसिकली क्या है, दिस इज द डायरेक्ट memory access. This one is the structure of the direct memory access. Whenever there is a need of direct memory access, so bus is requested by the DMA controller. Yani ki there is a request for bus by DMA controller to the CPU, and once the CPU grant the buses, grant the permission to release the buses for time being, or leave the control of buses for time being, then after the buses, data bus, address bus, read control bus, all buses are fully utilized by the particular DMA controller to perform data transfer in between memory and peripherals. तो अब यहाँ देखिए बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट पिन जो है वो वेरी करता है, ठीक है ना। अब एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर इसका सिनेरियो आपको बोला जाए लिखने के लिए कि जो है प्रॉपर डायग्राम जब हम लोग डिस्कस करेंगे डीएमए कंट्रोलर तो वहां देखेंगे। अगर यहाँ पर सिनेरियो बोला जाए तो क्या बोलिएगा? सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर 2 कंट्रोल सिग्नल है सीपीयू में, इसको डिस्क्राइब करना होगा, डिस्क्रिप्शन अगर इसका बताना होगा तो यू हैव 2 कंट्रोल सिग्नल्स, वन इज द बस रिक्वेस्ट एंड अनदर वन इज द बस ग्रांट। यानी कि एक आपका बीआर पिन है, हम लोग इसको बीआर पिन बोल सकते हैं, और इसको बीजी पिन। तो बीआर पिन इज एंड बीजी पिन, दीज आर द 2 कंट्रोल signals in the CPU through which the particular DMA data transfer facilitate। तो ये 2 पिन आपका जो है DMA डेटा ट्रांसफर को फैसिलिटेट करता है। अब जब DMA इसमें जो आपका CPU कौन सा जो पर्टिकुलर जो आपका कंट्रोल है उसको यूज करेगा, कब यूज करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका रिक्वेस्ट CPU को आया कि नहीं। ऐसे आप घर के अंदर हैं, अगर कोई आपका कॉल बेल नहीं बजाता है तो क्या आप दरवाजा खोलने जाते हैं, ओपन करने? नहीं जाते हैं सर। नहीं जाते हैं। तो यहाँ भी सीपीयू जो है किसी के लिए
जो है बसेस या किसी के लिए कंट्रोल कोई भी ऑप्शंस ओपन तभी करेगा ना जब सीपीयू को नॉक करेगा कोई। तो नॉकिंग पॉइंट इज द बस रिक्वेस्ट, यानी कि हमको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। रिक्वेस्ट देने के बाद सीपीयू चाहेगा तो ग्रांट कर सकता है, अदरवाइज अगर सीपीयू ऑलरेडी बिजी होगा तो वो अपना काम पहले पूरा करेगा, यानी कि सम ऑफ द डेटा इज ऑलरेडी एलोकेटेड ऑन डेटा बस एंड दैट डेटा इज ट्रांसफर्ड वन बाय वन टू द सीपीयू। देन once the entire data is allocated to the CPU and CPU is now confirmed that there is no need of data bus right now, then only the CPU grant the bus permission to the DMA controller. तो जब तक आपका CPU अपना इंटरनल ऑपरेशन पूरा नहीं करता है तब तक वो वेट कराएगा। जैसे ही पूरा होगा तो उसके बाद आपका वो बस ग्रांट करेगा। बस ग्रांट करने का मतलब है ये जो हम लोग जो सेकंड पैरा जो मेंशन किए वो उसी के लिए है कि ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर सीपीयू लीव्स द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बस। लीव्स करने का मतलब थोड़ी देर के लिए लीव करना, छोड़ देना, सिस्टम बसेस को रिलीज कर देना। और जो ये लीव करेगा तो इसी का जो है बेनिफिट डीएमए कंट्रोलर जो है डायरेक्ट डेटा ट्रांसफरिंग करने के लिए यूटिलाइज कर लेगा। तो अगर सिनेरियो आपको लिखना होगा तो हाउ यू कैन राइट द सिनेरियो, पॉइंट वाइज वी जस्ट मेंशन। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, पहला पॉइंट क्या होगा, इसमें कितना कंट्रोल सिग्नल है। तो देयर आर 2 कंट्रोल सिग्नल, 2 कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन है। फर्स्ट है बस रिक्वेस्ट, हाँ दैट इज बस रिक्वेस्ट, दैट इज BR एंड हाँ बस ग्रांट BG। इसी को हम लोग BR और BG पिन भी बोलते हैं, बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट, ठीक है ना। देयर आर 2 कंट्रोल सिग्नल इन द CPU, दैट इज बस ग्रांट एंड बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट used to facilitate DMA ट्रांसफर। यानी डीएमए ट्रांसफर को फैसिलिटेट करने के लिए पहला चीज के 2 कंट्रोल सिग्नल्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कौन सा कंट्रोल सिग्नल कौन यूज करता है, यानी कि देयर इज ए 2 कंट्रोलर नाउ, वी हैव ए सीपीयू एज ए कंट्रोलर ऑफ सिस्टम बसेस एंड नाउ व्हेनेवर डीएमए इज इनिशिएटेड देन डीएमए कंट्रोलर इज आल्सो इन्वॉल्व to transfer the data in between peripheral and memory, because the permission is granted to the DMA controller because DMA is requested to the CPU for system buses। तो जो रिक्वेस्ट करेगा उसी को आपका परमिशन ग्रांट किया जाएगा। तो अब जैसे ही ये 2 पिन आपका कंट्रोल सिग्नल है डीएमए को फैसिलिटेट करने के लिए, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि डीएमए कंट्रोलर आपका जो है कौन सा पिन को यूज करेगा, BR को या BG को, इसको यूज करेगा। एनीवन, आवाज नहीं जा रही है क्या। सर साउंड आ रहा है। हाँ तो बताइए। अब ये 2 पॉइंट आपको बताना है, डीएमए कंट्रोलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस सिग्नल्स को यूज करेगा वो, और आपका जो सीपीयू है वो कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन को यूज करेगा। तो डीएमए कंट्रोलर क्या यूज करेगा सर, बीजी यूज करेगा सर, बीजी, हाँ बस ग्राउंड। तो डीएमए controller is used to BG grant, bus grant। डीएमए कंट्रोलर यूजेस BR input signals, BR stands for bus request, तो BR input signal to request CPU, किसके लिए, CPU for the control of buses, ठीक है ना। Yes, इस पिन का यूज करेगा कंट्रोल ऑफ बसेस। देन आफ्टर एनालाइजिंग, इसको डिस्कस करने के बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा डीएमए कंट्रोलर, कंप्लीट डीएमए कंट्रोलर ऑपरेशन में क्या होता होगा। 8086 स्पेसिफिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डीएमए कंट्रोलर आपका बीआर इनपुट सिग्नल के थ्रू रिक्वेस्ट सीपीयू को दिया, किस बात का रिक्वेस्ट दिया कि आपका कंट्रोल सिस्टम बस का जो कंट्रोल है उसको थोड़ी देर के लिए दिया जाए, इसके लिए रिक्वेस्ट दिया। तो जैसे ही आपका ये
when the CPU receives, क्योंकि रिक्वेस्ट देगा तो CPU रिसीव करेगा, तो when the CPU receives, when the CPU receives, ठीक है ना, तो when the CPU receives this signal, ठीक है, तो इस सिग्नल को जैसे ही रिसीव करेगा, इट रिस्पॉन्ड्स, अब रिस्पॉन्स इमीडिएटली करेगा या टाइम बिंग है वो यहाँ पर नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड लेकिन करेगा, तो इट रिस्पॉन्ड्स, क्या रिस्पॉन्स करेगा, इट रिस्पॉन्ड्स बाय, क्या करेगा, किस बात से रिस्पॉन्ड करेगा, बाय द बीजी सर बस ग्रांट, हाँ, रिस्पॉन्ड्स बाय सस्पेंडिंग, जो भी आपका जो एग्जीक्यूशन चल रहा होगा, तो सस्पेंडिंग द एग्जीक्यूशन, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड नहीं करेगा तो आपका बसेस कभी भी फ्री अप नहीं होगा, तो फ्री अप नहीं होगा तो उसको डायरेक्ट डेटा ट्रांसफरिंग के लिए आप यूटिलाइज आपका इनसाइड द कंप्यूटर डीएमए कंट्रोलर नहीं कर सकता है। तो सीपीयू जैसे ही सिग्नल रिसीव करेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा सस्पेंशन एग्जीक्यूशन, सस्पेंडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन, और करंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के बाद वो क्या करेगा, एंड प्लेसिंग द, कहां पर प्लेस करेगा, एंड प्लेसिंग द सिस्टम बस, प्लेसिंग द सिस्टम बस, सिस्टम बस में कौन कौन सा बस आएगा, एक मिनट, ये अमीशा कुमारी बताइए तो कौन कौन सा बस आएगा सिस्टम बस में, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, एंड कंट्रोल बस में, हाँ कंट्रोल बस में रीड एंड राइट लाइन, एंड राइट आएगा जैसे, है ना, क्योंकि रीड एंड राइट आपका इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज होगा और मेमोरी के लिए भी यूज होगा। तो मेमोरी रीड राइट, जब आप सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो रीड राइट ऑपरेशन आपका सेकेंडरी मेमोरी में होगा, अगर आप सेकेंडरी मेमोरी से पेरिफेरल में करेंगे तो वहां पर रीड राइट होगा। तो in between placing the system bus, that is address bus, data bus and read line write lines into high impedance state। अब ये हाई इम्पीडेंस स्टेट क्या है, एनीवन? सर जब सीपीयू आइडल स्टेट में जाता है तो उस सिचुएशन को हाई इम्पीडेंस स्टेट कहा जाता है। अब सीपीयू आइडल में जाता, स्टेट में जाता है तब उस स्टेट को हाँ, बेसिकली हम 3 स्टेट होता है, एक तो हुआ लॉजिक 0, एक हो गया लॉजिक 1 और एक होगा हाई इम्पीडेंस स्टेट। तो हाई इम्पीडेंस स्टेट में टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाता है, यानी कि जो हम लोग डायग्राम में देखे थे, तो वहां देखे थे डायग्राम में आपका जो है जो आपका डायरेक्शन ऑफ बसेस किस टुवर्ड्स डीएमए कंट्रोलर हो गया था। तो डीएमए कंट्रोलर ये जो पर्टिकुलर सेशन है, जैसे ही बस ग्रांट वो करेगा, तो बस ग्रांट करने का मतलब है कि वो थोड़े देर के लिए बसेस से डिस्कनेक्टेड होगा। हाई इम्पीडेंस स्टेट का यहाँ क्या मतलब है, in high impedance state the output is disconnected and thus has no logical significance, इसका कोई लॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। इसका मतलब इस बसेस का कोई यूटिलाइजेशन सीपीयू नहीं करेगा जैसे ही वो बस ग्रांट पिन जनरेट करता है। तो हाई इम्पीडेंस स्टेट के बाद अब सीपीयू क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, कौन से लाइन को एक्टिवेट करेगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद सीपीयू एक्टिवेट्स बीजी लाइन। तो बीजी लाइन को एक्टिवेट करने का मतलब कि बस ग्रांट लाइन को एक्टिवेट करना। तो जैसे ही बीजी लाइन को एक्टिवेट करेगा तो ये क्या इंफॉर्मेशन देगा डीएमए कंट्रोलर को, विच इन्फॉर्म्स, किसको इन्फॉर्म करेगा, विच इन्फॉर्म्स द डीएमए कंट्रोलर, which informs the DMA controller what about that the buses are, buses क्या है, buses connected to the DMA, हाँ freed by the processor। पहले तो प्रोसेसर से फ्री कर दिया गया है,
buses Yes, sir. are freed by the processor, ठीक है ना, ये जैसे ही एक्टिवेट And- होगा तो फ्रीड, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे ही फ्री होगा तो डीएमए The- कंट्रोलर, यानी डीएमए कंट्रोलर टेक्स द कंट्रोल ओवर over the buses. Control over the system. system buses, Yes, sir. control over the system buses. Why it takes the control over the system buses? Because Yeah, it needs to control, to transfer the data from one location to another location. yes, to manage the data, ठीक है ना, ट्रांसफर without, to manage the data transfer without Invention. processor controlling, yeah, in absence of processor also, without processor controlling every aspect of data transfer, ठीक है ना, that means आप बोल सकते हैं, that means data transfer occur in between peripheral and memory without any CPU interference, or you can say without any CPU involvement. Are you getting the point? Yes, sir. Now, अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि सीपीयू ने बीआर पिन का यूज करके, डीएमए कंट्रोलर ने बीआर पिन का यूज करके रिक्वेस्ट दे दिया, सीपीयू उस रिक्वेस्ट को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्ड भी किया, रिस्पॉन्ड करने में वो क्या किया, सिस्टम बसेस को हाई इम्पिडेंस में स्टेट में डाल दिया कि वो थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया इस बसेस से, और सीपीयू बीजी लाइन को एक्टिवेट कर दिया। बीजी लाइन को एक्टिवेट करने का मतलब है कि बस को ग्रांट कर दिया। ये इंफॉर्मेशन डीएमए कंट्रोलर को मिला कि बसेस जो है वो प्रोसेसर ने फ्री कर दिया है। बसेस को फ्री होने के बाद डीएमए कंट्रोलर जो है बसेस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद वो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन को इनिशिएट किया। डेटा ट्रांसफर पूरा होने का मतलब इस दौरान कि आपका डेटा ट्रांसफर सीपीयू इंटरफेरेंस के बिना हो रहा है। विदाउट एनी सीपीयू इंटरफेरेंस योर डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। नाउ दिस सेशन मस्ट बी एंड अप, ये सेशन आपका एंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन टू रीगेन द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस, यानी कि व्हेनेवर सीपीयू वांट टू रीगेन द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस फॉर इनिशिएशन ऑफ द प्रीवियस जॉब, जो भी आपका जॉब आपका वहां पर है जिसको उसने सस्पेंड किया था, उसको रीइनिशिएट करने के लिए सीपीयू को रीगेन करना होगा कंट्रोल ओवर सिस्टम बसेस, बिकॉज दैट सिस्टम बसेस आर यूटिलाइज्ड बाय द सीपीयू to movement of data address or signals in between the devices, यानी कि CPU and the particular memory या peripherals जहां पर भी है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए। तो अब आपका क्या ये CPU किसका वेट करेगा? कौन रिक्वेस्ट आपका जो डिजेबल करेगा, जिसके बाद आपका बस ग्रांट यानी एक्नॉलेजमेंट विथड्रॉ होगा। सर होल्ड पिन का सब वेट करेगा, वो जब 0 हो जाएगा तो हाँ, इसका मतलब है कि द डीएमए कंट्रोलर, ये आपका बीजी, आपका ये जो पिन हम लोग डिस्कस किए थे ये क्या है? ये 2-वे पिन है ना? यस सर। तो यस सर, तो जहां से रिक्वेस्ट दिया उसी से विथड्रॉ करने का भी काम होगा। तो डीएमए कंट्रोलर Yes, डिजेबल्स, हाँ, डीएमए कंट्रोलर अपने काम को करने के बाद डिजेबल्स करेगा, डिजेबल्स द बीआर लाइन, बस रिक्वेस्ट लाइन, जहां से रिक्वेस्ट दिया था उसको डिजेबल करेगा। बीआर सर लाइन ये सर डीएमए ही करेगा या फिर सर ये रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू से डिसेबल करने के लिए? डीएमए कंट्रोलर विथड्रॉ करेगा रिक्वेस्ट, ठीक है ना? ये रिक्वेस्ट विथड्रॉ करने का मतलब है कि डीएमए अब नहीं चाहिए, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं करना है।
तो जैसे ही आपका वर्क पूरा होगा तो ये BR लाइन का ही यूज करेगा, बस रिक्वेस्ट लाइन का ही यूज करेगा विड्रॉ करने के लिए। यस सर, यस जैसे सर, लॉजिक 1 करेगा तो इनिशिएट हुआ, लॉजिक 0 होगा तो डिजेबल हो जाएगा। डिसेबल हो। तो डीएमए कंट्रोलर ही डिजेबल Yes, sir. करेगा, क्योंकि आपको सीपीयू को थोड़े पता है कि डेटा ट्रांसफर जो है वो कितने समय तक आपको जो है बसेस का यूटिलाइजेशन होगा डायरेक्ट में डीएमए में। तो डीएमए कंट्रोलर को ये पता है ना कि आपको अब डीएमए सेशन का जरूरत है या नहीं है, तो डीएमए कंट्रोलर ही डिजेबल करेगा बीआर Yes, sir. लाइन। तो जब डीएमए कंट्रोलर डिजेबल करेगा बीआर लाइन टू, ये बेसिकली क्यों करेगा, टू टर्मिनेट द ट्रांसफरिंग प्रोसेस, टू टर्मिनेट द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। जो डेटा ट्रांसफर डायरेक्टली हो रहा है उसको टर्मिनेट करने के लिए विड्रॉ कर लेगा। तो जैसे ही विड्रॉ करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसको फिर रिस्पॉन्ड करेगा। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसको रिस्पॉन्स करते हुए द सीपीयू ऑल्सो, द सीपीयू डिजेबल्स, किसको डिजेबल करेगा, डिजेबल्स द बीजी लाइन, यानी बस ग्रांट लाइन को वो डिजेबल कर देगा। सीपीयू बीजी लाइन को डिजेबल करेगा एंड टेक्स बैक, क्या करेगा, Control. टेक्स बैक द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस। System bus control. Getting the point? So in Yes, sir. response to this, the CPU disables the BG line, bus grant line को disable कर देगा और again takes back the control over the system buses and resume its operation, and resumes its operation. So I think that DMA is clear to you. What is direct memory access? Yes, sir. So once the DMA is clear to you, then you are in a position to analyze the DMA controller, because we have to discuss DMA controller used in Intel 8086 to establish DMA operation. तो उस DMA controller के बारे में भी उसके आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिस DMA controller का यूज। हाँ बोलिए सर यदि सर इस बीच में सर यदि सीपीयू के पास कोई ऐसा वर्क आता है जिसके लिए सर उसको सिस्टम बसेस की जरूरत है तो सर इस बीच में अगर आता है तो उस में आपका प्रायोरिटी बेसिस पर आपका जो है वो यस सर, हाँ प्रायोरिटी अगर हाई होगा तो सिस्टम बेस्ड अगर होगा तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से वो स्विच कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए डीएमए कंट्रोलर भी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, तो डीएमए आपका वेरियस टाइप्स ऑफ डीएमए यूज होता है, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स करने का मतलब है कि बहुत बार डीएमए जो है किसी रनिंग प्रोसेस के साथ भी डीएमए इनिशिएट हो जाता है। जब आपका डीएमए ऑपरेशन जो है लो वॉल्यूम यानी कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए यूज होता है, तो वहां पर हमको कंप्लीट ब्लॉक ऑफ ट्रांसफरिंग नहीं करना है, तो कंप्लीट साइकिल नहीं चाहिए। यहाँ पर जो अभी हम लोग बात किए इसमें कंप्लीट एक साइकिल आपको डीएमए कंट्रोलर यूज किया डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो जब वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा तो वहां यहाँ पर ये आपका ब्लॉक ट्रांसफरिंग हुआ, ब्लॉक डीएमए। सर सर ये पहले कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम ऑफ डेटा या फिर ब्लॉक ऑफ डेटा? वो तो डीएमए कंट्रोलर आपका एक्सेस टाइम के हिसाब से डीएमए कंट्रोलर कभी क्या रिक्वेस्ट देगा, जैसे आप बोले ना कि कोई जो अर्जेंट वर्क है उसको जो है प्रायोरिटी कैसे सेट करेगा। तो डीएमए कंट्रोल मान लेते हैं कि लो वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए डीएमए इनिशिएट हुआ, तो उस समय में अगर कोई बसेस आपका ऑलरेडी, जैसे आप क्या जैसे सिंपल हायरिंग आप करते हैं, तो जैसे आपको अकेले अगर जाना है, रांची जाना है, ठीक है ना, तो आपके बैच में दीपक कुमार है और है हरिओम है, ये सारे लोग ने एक बस हायर किया है और इनका काम हो रहा है, उसी के साथ आप भी रांची हो लिए, तो आपको तो पूरा बस का जरूरत नहीं है, आप अकेले आपको आज सिंगल डेटा आपको मूव करना था, तो जो साइकिल चल रहा है उसी साइकिल में डीएमए इनिशिएट हो गया। समझ में आई बात? लेकिन अगर आपके अकेले नहीं, आपको पूरा बस हायरिंग करना है, आपके घर में कोई इवेंट है और उस इवेंट में बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 50-60 लोग हैं जो जिनको आपको मूव कराना है। सपोज यहाँ से रांची ले जाना है, पटना से रांची ले जाना है, तो पटना से रांची ले जाना है तो अब तो यहाँ ब्लॉक ट्रांसफरिंग होगा, यहाँ पर आपका डेटा जो है वो लिमिटेड नहीं है,
तो आप किसी पर्टिकुलर चैनल में बीच में 50 लोग को थोड़े बैठा के ले जाएंगे। मान रहे हैं कि दीपक कुमार का कहीं मूवमेंट हो रहा है, हरिओम का मूवमेंट हो रहा है, उसमें आप अपना 50 लोग को बोलेंगे कि 50 लोग, वो ऑलरेडी एलोकेटेड होगा, पहले से जो असाइंड जॉब है उस पर वर्क कर रहा होगा, तो सिंगल एलोकेशन पॉसिबल है। लेकिन जब मल्टीपल डेटा, बहुत सारा डेटा को आप एलोकेट करने की कोशिश करिएगा, तो वो बोलेंगे कि आप भी एक बस हायर कर लीजिए, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ कि यहाँ पर एक साइकिल स्टीलिंग का भी कॉन्सेप्ट है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डीएमए में देयर इज ए साइकिल स्टीलिंग। साइकिल स्टीलिंग का मतलब है कि जो रनिंग साइकिल है, रनिंग इंस्ट्रक्शन साइकिल है, उस इंस्ट्रक्शन साइकिल में ही आपका जो मेमोरी बसेस, सिस्टम बसेस को डीएमए के लिए लॉगिन कर लिया जाए, डीएमए ऑपरेशन इनिशिएट कर लिया जाए, क्योंकि आपका जो डेटा है वो। लेकिन डीएमए कंट्रोलर को जब लगता है, वो तो रिक्वेस्ट आएगा डिस्क कंट्रोलर से, समझ में आएगा, ये भी नहीं पता है आपको कि कौन सा वॉल्यूम कितना है, नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट केवल डीएमए के लिए आता है, रिक्वेस्ट केवल डीएमए के लिए आता है। तो अब कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, और सर रिक्वेस्ट तो हम करेंगे ना कि सर मान लीजिए हमको भी डेटा ट्रांसफर करना है, तो सर वो तो अकॉर्डिंग टू मी होगा ना, जैसे हमको कितना डेटा ट्रांसफर करना है। पहले तो डीएमए को या पोर्ट को पता नहीं होगा। नहीं, वही तो बता रहे हैं आपको, डिस्क कंट्रोलर केवल ये रिपोर्ट करेगा कि डीएमए चाहिए। उसके बाद जब डीएमए इनिशिएट होगा तो उसके बाद ये चीज होगा कि आपका पूरा जो सेशन आपका ब्लॉक ट्रांसफरिंग होगा या नहीं, वो तो वेरियस मोड ऑफ डीएमए होगा, ठीक है ना। कि आपका जो है वो ब्लॉक ट्रांसफरिंग होगा या साइकिल स्टीलिंग होगा, ये डिसीजन आपका डीएमए कंट्रोलर तब लेगा जब आपको ट्रांसफरिंग इनिशिएट होगा, ठीक है ना। अगर ट्रांसफरिंग इनिशिएट होगा तो हो सकता है कि आपका डीएमए कंट्रोलर ज्यादा देर तक आपका होल्ड ही नहीं करे सिस्टम बसेस को, फॉर टाइम बिंग होल्ड करे, क्योंकि ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा जो आपका जो है वो लेस यूसेज टाइम ले रहा है, कम समय में ही ट्रांसफरिंग हो गया। तो वहां पर उस पर्टिकुलर सेशन को आप साइकिल स्टीलिंग बोलेंगे, कि थोड़ी देर में ही आपका जो है वो डीएमए सेशन लॉगिन हुआ, फिर आपका डिजेबल हुआ, और फिर से आपका सीपीयू जो है वो नॉर्मल आपका फ्लो ऑफ एक सेशन इनिशिएट कर लिया, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा आपका जब सिस्टम में वो इनिशिएट होगा, उसके बाद डेटा का जो है कंटेंट क्या आपको मूवमेंट करना है उस पर। कंटेंट अगर लेस कंटेंट मूवमेंट होगा तो उस सेशन में आपको फुल डीएमए सेशन लेने का जरूरत नहीं होगा, इमीडिएटली आप का डीएमए कंट्रोलर उसको विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करने का मतलब है कि डिजेबल कर लेगा। जैसे ही डिजेबल करेगा तो आपका सीपीयू भी डिजेबल होगा। जी, अब सीपीयू और दोनों को डिजेबल करने का जो है दो डिफरेंट आपका पॉइंट होगा, एक आपका बस रिक्वेस्ट पॉइंट है, एक बस ग्रांट पॉइंट है। बस रिक्वेस्ट को डीएमए कंट्रोलर यूटिलाइज करेगा, बस ग्रांट को सीपीयू यूटिलाइज करेगा। दैट इज ओके, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द डीएमए कंट्रोलर, जस्ट गो थ्रू दैट डीएमए। So DMA controller and we just discussed, already we discussed the diagram of that DMA controller. So we discussed about the DMA controller and DMA controller used in Intel 8086. कौन सा DMA controller 8086 में यूज किया गया DMA सेशन इनिशिएट करने के लिए। सर हमें कुछ बोलना था। हाँ बोलिए सर, आप पीडीएफ जो भेजते हैं सर, उसमें जो अंदर लिखा हो रहता है बहुत डिफिकल्ट होता है सर समझने में।